बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है, ये हमारा अंशाल पेपर का सेट नंबर 3 है। 2024 का ये पेपर है और पेपर का कोड है 822 EHV। पूर्णांक 70 अंक का है और ये दिया गया है समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश हमारा सेट नंबर 1 का है। जो निर्देश सेट नंबर 1 में था वही आपका निर्देश है। यदि आप सेट नंबर 1, 2 न देखे हों तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 देख सकते हैं। अब यहाँ हम आएंगे इसके यानी सेट नंबर 3 के पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी, पार्ट 2 में हमने 11 से लेकर 20 तक, उसके बाद 21 वाले प्रश्न को हमने पार्ट 3 में देखा। ये हमारा पार्ट नंबर 4 में है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें कई खंड हैं, अब आगे देखते हैं उनके खंड। और ये प्रत्येक खंड हमारा 4-4 अंक का आएगा परीक्षा में। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न 22 नंबर क्या है कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें कुल 5 क, ख, ग, घ, अंग, च 6 पार्ट हैं। उस 6 पार्ट में से जो भी आपको 5 पार्ट आता है वही आपको हल करना है। लेकिन आइए इसमें हम 6 पार्ट को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। पहला दे दिया है का में 2 ऐसे क्रमागत विषम, यानी हमारा जो पूर्णांक होना चाहिए वो क्रमागत हो और उसके साथ साथ ये विषम भी होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अगर हम बात करें विषम की तो विषम 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये विषम संख्याएं हैं। अगर इनका हम अंतर निकालेंगे तो देखेंगे 2-2 जोड़ेंगे तो अगला मिलता चला जाएगा। इसलिए हम इसमें एक फर्स्ट को अगर x मानते हैं तो 2 जोड़ देंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही हम मानेंगे कि माना 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांक। हल आएंगे, हल में क्या लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x + 2 है। 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने बताया 1, 3, 5, 7 अगर हम लेते हैं तो इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारा ये 3 मिलेगा। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2 जोड़ने पर मिलता है। ये क्रमागत विषम पूर्णांक है। जब सम और विषम कहेगा तो आप 2 जोड़ेंगे तो आगे का, 2 घटाएंगे तो पीछे का मिलेगा। तो अब कह रहा है आगे क्या दिया है प्रश्नानुसार कि जिनके वर्गों का योगफल, यानी दोनों वर्ग करके जोड़ना है। तो हम आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार मिलेगा x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर और ये बराबर दे दिया है हमारा 290 है। ये बनेगा x² और ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर के सूत्र से इसको हम तोड़ेंगे। तो अगर हम सूत्र की बात करें a + b का होल स्क्वायर तो ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। अब इसी से इसको हम तोड़ेंगे। a का मतलब x² + b का मतलब 2 का स्क्वायर + 2, a मीन्स x और b मीन्स हमारा 2। फिर आगे आएंगे तो बराबर है 290, तो ये इधर आएगा तो -290 हो जाएगा और राइट में हमारा कुछ नहीं बचेगा तो 0 मिल जाएगा। ये x² मिला के 2x² बन जाएगा। आगे आएंगे 2 दूनी 4x बनेगा तो आगे हम 4x लिख देंगे। फिर ये 2 दूनी 4 मिल गया और आगे माइनस हमारा 290 है बराबर 0 हो गया। 290 में से 4 घटाएंगे क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो 2x² + 4x होगा और माइनस 286, क्योंकि 286 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा ये बनेगा, यानी 10 में से 4 घटेगा 6, बाकी 8 और 2 मिल जाएगा और यही बराबर हमारा 0। अब सब में 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये बनेगा x², 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें दे देंगे, यानी 2 दूनी 4, 2x बचेगा, 2 × 2, 2 × 8, 2 × 6 बराबर 0 हो गया। अब 2 का भाग दे देंगे, 0 में ख़त्म हो जाएगा। x² + 2x - 143 बराबर 0 होगा। अब इसका हमें खंड करना है, यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि 11 गुणे अगर हम 11 × 13 करते हैं तो 13 × 13 3 हासिल 1, 13 × 13 1 14, यानी 143 आ जाएगा। तो ये बनेगा x² प्लस, अब यहाँ आ जाएंगे तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा तो हमें बन जाएगा 13x और -11x, यानी 143 का गुणा यहाँ 1 में है तो 143 का खंड करेंगे। ऐसा खंड करेंगे या तो जोड़ने से बीच वाला आ जाए या तो घटाने से। तो अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा।
तो इसलिए हमारा घटाने पर आ रहा है, तो 13 में से 11 हमने घटा दिया, -143 बराबर 0। यदि आपको गुणनखंड का पूरा चाहिए तो आप गुणनखंड को इसी चैनल में जाकर के क्लास 9th में गुणनखंड के पार्ट को देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हमें, यहाँ हम जोड़ा बनाएंगे। तो पहले जोड़े में से x कॉमन होगा तो x + 13 मिलेगा। दूसरे में से -11 कॉमन होगा तो माइनस कॉमन ले लिए हैं, चिन्ह बदल जाएगा, 11 का भाग दे देंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा बराबर 0 होगा। तो एक मिला x + 13 और दूसरे मिल गया हमारा x - 11 बराबर 0 हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं। तो ये अब एक बार इसको हम पहला और दूसरा बारी बारी से 0 करेंगे तो एक मिल जाएगा x बराबर, इसके आगे आएंगे तो नेक्स्ट में हमें मिल जाएगा यहाँ से x + 13 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -13 होगा, जो अमान्य होगा। अमान्य होगा क्यों अमान्य होगा? क्योंकि इसने कहा था धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, ऋण आ गया। दूसरा 0 करेंगे तो x - 11 बराबर 0 होगा, तो x बराबर ये जाएगा +11 बन जाएगा, तो एक आंसर ये बन जाएगा। अब हमारी दो संख्याएं थी, इसलिए संख्याएं, तो संख्याएं हमारी एक x थी, दूसरा x + 2 था। एक 11 मिला, दूसरा 11 + 2 मिल गया, तो एक 11 हो गया। पहला 11 बना संख्या और दूसरा 13 बन गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों संख्याएं 11 तथा 13 होंगी। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, चूंकि ये हमारा 4 नंबर में आएगा। अगला है हमारा 22 का ख। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर दो वृत्त हैं। मान लीजिए एक वृत्त आपका ये हो जाए और इसी के अंदर एक और वृत्त है, ये वृत्त हो गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र हो गया, यानी सकेंद्री वृत्त हो गए में बड़े वृत्त की जीवा, तो ये बड़ा वृत्त है। अब इसमें एक जीवा खींचेंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो मान लीजिए स्पर्श बिंदु हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम एक स्पर्शी खींचते हैं तो हम देखेंगे तो ये हमारा स्पर्शी बन जाएगा, और ये बता रहे हैं कि ये बड़ा वृत्त हो जाए। अगर हम देखेंगे ये हमारी स्पर्शी हो गई और ये हमारा बड़ा वृत्त बन गया, तो आ जाते हैं। तो ये हमारी स्पर्शी बन गई और ये हमारा केंद्र बन गया। तो केंद्र मान लीजिए आपने बना दिया, यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र से यहाँ मिलाएंगे तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r मानेंगे, और केंद्र से अगर इस परिधि को मिलाएंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या एक कैपिटल R बन जाएगी। इसी तरह से इधर एक बिंदु पर ले जाके मिलाएंगे तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कैपिटल R बन जाएगा। बड़े वृत्त की जीवा ए बी हो गई, केंद्र हमारा O बन गया। ये जो बिंदु है जहाँ पर ये स्पर्श किया है, स्पर्श बिंदु को हम M मान ले रहे हैं। इसको हम दो टाइप से हल कर सकते हैं, या तो इसको हम समरूप दिखाएं अथवा पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो हम यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा? हम मानेंगे कि माना, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या R, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R ले लेंगे, तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस त्रिभुज में, यानी हमारा जो त्रिभुज है अगर हम वह ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जहाँ पर स्पर्शी होती है जीवा पर वह लंब होती है। यानी हमारी ए बी स्पर्शी है, छोटे वृत्त की इस पर ये लंब होगी। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी छोटे वृत्त की स्पर्शी है, अगर स्पर्शी है इसलिए जो ए बी होगा, ए बी यानी ये जीवा ओ एम, यानी इस पर लंब होगा कौन? ओ एम होगा। अगर लंब होगा तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। अब हमें दिखाना है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, क्योंकि उसने कहा था स्पर्श बिंदु ये है
पर समद्विभाजित होती है, यानी ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है ए एम बराबर बी एम। तो हम आ जाएंगे त्रिभुज ए एम ओ में हमें मिलेगा क्या, समकोण त्रिभुज से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिल जाएगा, ये कर्ण बनेगा। तो यानी कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा यहाँ ओ से लेकर ये है तो ओ ए स्क्वायर, और लंब अगर हम ओ एम मानते हैं तो ओ एम स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हम ए एम मानते हैं तो ए एम स्क्वायर बन जाएगा। इसका मान ओ ए का जो मान है, त्रिज्या है, यही हमारा कैपिटल आर है, तो इसके स्थान पर कैपिटल आर और इसके स्थान पर स्मॉल आर प्लस ए एम स्क्वायर बच जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे तो ये आएगा घटेगा, तो ए एम स्क्वायर बराबर बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बनेगा। इसी प्रकार इस साइड का ले लेंगे, यानी इसी प्रकार हमारा बन जाएगा त्रिभुज बी एम ओ में, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ भी हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमें फिर मिलेगा वही कर्ण का स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर, ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी ओ एम स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर माने बी एम स्क्वायर। तो ओ बी का मान यहाँ से यहाँ तक है, जिसको हमने कैपिटल आर लिया था, ये स्मॉल आर था, और बी एम हमारा बच जाएगा, ये भी आएगा घटेगा, तो बी एम स्क्वायर बराबर मिल जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 का राइट देखेंगे आर स्क्वायर, समीकरण 2 का भी देखेंगे राइट आर स्क्वायर है। इसका मतलब जब दोनों के राइट बराबर हैं तो लेफ्ट भी बराबर होंगे। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा ए एम स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा बी एम स्क्वायर, वर्गमूल ले लेंगे तो ए एम बराबर बी एम मिलेगा, और यही सिद्ध करना था। तो आगे हम लिख देंगे अतः बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यही हमें लिखना है कि अतः बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। इसको एक तरीके से और हम सिद्ध कर सकते हैं, और वह तरीका हमारा है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम दिखाना है। और सर्वांग सम दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये त्रिभुज देखें तो एक भुजा के बराबर हो जाएगी, दूसरी भुजा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 2 भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण हमारा 90 हो गया। तब वहाँ पर हमारा लग जाएगा RHS रूल, और RHS रूल कहता है कि अगर कोई राइट हैंड ट्राइंगल है उसमें एक हाइपोटेनस के बराबर है और कोई एक भुजा उस भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो हम AM बराबर BM लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट, ये चूंकि 4 नंबर का प्रश्न था, अब अगला हम नेक्स्ट ले लेते हैं करा चित्र में यदि LM समांतर CB है, जो हमारा यहाँ पर LM समांतर CB दिया गया है, और L से N ये समांतर है हमारा CD के, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे BM यानी A से लेकर M और B से लेकर M, और ये बराबर है AN बटे DN यानी A से N और D से लेकर N, यही आपको सिद्ध करना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम आ जाएंगे पहले इसमें हल, यहाँ आ जाते हैं, हल ले लेंगे, और हल में क्या मिलेगा, हल में यहाँ कह रहा है कि हम एक बार इस त्रिभुज को ले लेंगे, अर्थात त्रिभुज ACB। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB में थोड़ा सा हमें यहाँ जानकारी लेना है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज हो गया, अगर इस भुजा के समांतर कोई भुजा हम खींचते हैं तो हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी अगर ये BC हमारा त्रिभुज हो जाए और PQ अगर हमारा यहाँ BC समांतर PQ है, तो निश्चित है जो AP वाली दूरी होगी वह BP वाली का अनुपात AQ वाली दूरी से CQ का अनुपात जो होगा वह आपस में बराबर होता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं समांतर हैं तो ये जो दूसरी भुजा है जिसको हमने यानी 2 रेखाएं समांतर हो गई, तो ये इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब यही काम हमारा यहाँ लेना है।
अब हमारा यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है, और अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में हमें क्या मिलेगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में अगर हम बात करें एक यहाँ भी रेखा खींची गई है, अगर इसको हम सीधा कर देते हैं तो हमारा कुछ त्रिभुज इस टाइप का बन जाएगा, माने थोड़ा सा इस टाइप का बनेगा, और यहाँ से यहाँ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ हमारा ए होगा और यहाँ पर हमारा सी बन जाएगा, उसके बाद बी होगा और यहाँ एम हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे तो हमें ए मिला, सी मिला, बी मिला और एम मिला। फिर आगे आ जाएंगे तो सी वाली एसी वाली लाइन पर हमारा यहाँ एल है। तो चूंकि उसने कहा है कि ये और ये रेखा समांतर है, इसलिए ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए सी बी में। अब यहाँ आ जाएंगे, चूंकि कौन किसके समांतर है, सी बी समांतर एल एम है। यहाँ आ जाएंगे सी बी समांतर एल एम, चूंकि एल एम समांतर है सी बी के। तो अगर हमारा ये एल एम और सी बी समांतर है तो इनका जो अनुपात मिलेगा, अनुपात माने ए एल, अगर हमने एल एम ले लिया और ये ले लिया तो हमारा बन जाएगा यहाँ से ए एल, तो मिल जाएगा, इसलिए ए एल बटे हमें मिलेगा सी एल, और ये बराबर ए एम लिखेंगे और बटे हमारा बी एम बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी तरह से अब हम नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो नीचे वाले त्रिभुज में अब त्रिभुज दूसरा हमारा ए सी डी। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की तो ये त्रिभुज अगर हम काट के निकाल लें तो काट के निकालेंगे तो हमारा है इस साइड का बन जाएगा, ये हमारा हो गया। यहाँ हमने इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया तो ये साइड बन गई, और यहाँ से हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर डी बिंदु है और ये तो यल है ही, और इसके इधर हमारा यन बिंदु है। तो फिर इसमें क्या मिला, सी डी समांतर यल एन है, यानी हमारा सी डी समांतर यल एन है। अगर ये दोनों समांतर हैं फिर इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। तो हमें मिलेगा क्या कि अब त्रिभुज इतने में हमें मिल जाएगा यल एन, यही दिया है यल एन, तो यल एन समांतर है किसके, सी डी के, इसलिए हमारा जो अनुपात मिलेगा ए एल बटे सी एल। तो हम लिखेंगे ए एल बटे सी एल बराबर, यहाँ आ जाएंगे ए एन और बटे हो जाएगा डी एन। अब अगर हम देखेंगे इसको 2 बना लेंगे तो समीकरण 1 में ए एल बटे सी एल दोनों में है, तो दोनों का लेफ्ट बराबर है, तो इसका मतलब राइट भी आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ क्या मिला हमें, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा, चूँकि दोनों के लेफ्ट बराबर हैं इसलिए राइट बराबर हो जाएंगे, तो ए एम बटे बी एम, और ये बराबर हो जाएगा इसका ए एन और बटे हो जाएगा डी एन। और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का घ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा घ क्या दिया गया है। तो घ में दिया है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, यहाँ बीच रहेगा, के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ आ जाएंगे, हम ले लेंगे हल, हम लिखेंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा, सबसे पहले हम बहुपद को उतार लेंगे। तो हमारा बहुपद क्या बना, x² 7x + 10 बराबर, हम 0 करके तब इसका मान निकालेंगे। पहले हम गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए द्विघात है, तो 10 का गुणा यहाँ 1 में है तो 10 का 10 होता है, और 5 दूनी 10 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये बीच वाला 7 आ जाएगा। तो गुणनखंड के कई प्रकार होते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा करके आप गुणनखंड के प्रकार को कक्षा 9 वाले में देख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा x² + 5x और + 2x, क्योंकि 5 2 मिला के 7x के बराबर हो गया। आगे 10 बचा है तो 10 लिख देंगे। अब हम जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े में से x कॉमन होगा तो x प्लस x निकालिए हैं, 5 बच गया। फिर दूसरे में से 2 निकालेंगे तो x + 5 बच जाएगा। तो हमारा 1 बना x + 5,
और दूसरा ब्रैकेट हमारा बन गया x प्लस 2, ये बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं, माने यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर ये जाएगा तो -5 बन जाएगा। इसी तरह से पुनः यदि दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों शून्यक हमें मिल चुके हैं। अब इनके बीच हमें संबंध निकालना है, सत्यता की जांच करना है। इसके लिए हम आ जाते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा के मान हो गए तो इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा है और ये हमारा दूसरा मूल बीटा हो गया। अब ये होता है, इसकी तुलना करेंगे, यानी x² प्लस 7x है और प्लस 10 है, और इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आइए तुलना करके पहले हम इसको देखते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो a बराबर यहाँ से 1 मिलेगा, b बराबर यहाँ से 7 मिल जाएगा, और यहाँ से आ जाएंगे तो c बराबर हमें 10 मिल जाएगा। अब ये होता है मूलों का योग, और ये सूत्र होता है -b/a। तो मूल कौन कौन से हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। अल्फ़ा का मान यहाँ से -5 और प्लस बीटा का मान यहाँ से -2 हो जाएगा, और माइनस b का मान यहाँ से देखेंगे तो 7 मिला, 7 और बटे a का मान 1 है। ये दोनों जोड़ेंगे तो -7 बराबर -7 आ गया। इसका मतलब सत्य है। एक और ले लेते हैं, नंबर 2, यानी दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं मूलों का गुणनफल, और ये बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। अल्फ़ा का मान यहीं से फिर लिखेंगे -5 गुणे -2, और c का मान यहाँ से आ जाएंगे तो c का मान यहाँ हमने निकाला है 10, तो 10 बटे a, और a का मान हमने निकाला है यहाँ पर 1, तो 1 रख देंगे। तो 5 दूनी 10 प्लस 10, ये भी बराबर 10 मिल गया, यानी यह भी सत्य है। तो हमें क्या मिला, यानी गुणांकों और मूलों में जो संबंध होता है कि मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a, इसको भी ये संतुष्ट कर रहा है। तो ये रहा हमारा 22 का क्वेश्चन नंबर घ। अब आगे आते हैं, इसका अंग लेते हैं। अंग में क्या दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक समांतर माध्य है, दूसरा माध्यक का मतलब माध्यिका होती है। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है तो हमें मिलता है माध्यिका बराबर होता है, यानी L1 प्लस n/2 माइनस CF होता है अपान F होता है इंटू H होता है। L1 जो होती है वह n/2 पहले ज्ञात किया जाता है। अभी हमें CF निकालना है, यानी संचयी बारंबारता। तो यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल में हमें वर्ग अंतराल, फिर दूसरा आता है बारंबारता, फिर तीसरा आता है हमारा संचयी बारंबारता, यानी जिसको हम CF कहेंगे, इसको F कहेंगे, और ये हमारा वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है, 40 से हमारा 50 दिया गया है। अब हम यहाँ आ जाएंगे तो सभी F के मान रखेंगे, तो पहला मान 2, दूसरा 4, तीसरा 7, फिर आगे आएंगे तो 3 मिलेगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा। संचयी बारंबारता में पहला पद ज्यों का त्यों। अब ये दोनों जोड़ते हैं तो 4 2 6 बन जाएगा। अब 6 में 7, ये नीचे वाला जुड़ेगा तो 7 6 13 बनेगा। 13 में 3 जुड़ेगा तो 13 3 16 बन जाएगा। 16 में 2 जुड़ेगा तो 18 बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 18 आना चाहिए। 4 2 6, 7 6 13, 3 16 2 18। इसका मतलब हमने जो ये निकाला है सही है। अब हमारा काम है, सबसे पहले हम n/2 का मान निकालते हैं। यानी यही है जो हमने जोड़ा, यही हमारा n बन जाता है। तो ये बन जाएगा 18/2, भाग दे देंगे 9 आएगा। अब हम इस संचयी बारंबारता में आएंगे, देखेंगे कम से कम ऊपर से देखेंगे किस में ये 9 मिलेगा। 2 में तो 9 नहीं मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, लेकिन 13 में 9 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस 13 वाले को अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसमें जो हमारा L1 बनेगा, निम्न सीमा यही 20 बनेगी। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो L1 बराबर हमें 20 मिल जाएगा।
फिर आगे आ जाएंगे तो ये इसके ऊपर वाले को हम CF कहते हैं, यानी मध्यमान के ठीक ऊपर वाले की संचयी बारंबारता जो होगी वही CF होगा, और ये हमारा F कहलाएगा। तो हमें F बराबर 7 मिल गया, F बराबर 7 मिला, CF बराबर 6 मिल गया, CF बराबर हमें 6 मिला। फिर आगे आ जाएंगे तो हमें H चाहिए, H का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा वही H बनेगा। H माने 20 में से 10 घटाइए, चाहे 10 में से 0, सब में जो अंतर रहेगा वही मिलेगा, 10 आ गया। अब हमारा जो सूत्र है माध्यिका या माध्यक बराबर इसी में मान हमें रखना है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें मिल गया माध्यक में अगर हम मान रखते हैं तो L1 का मान हमें यहाँ से मिला 20 प्लस n/2 का मान हमने पाया यहाँ से 9 हो गया, माइनस CF का मान हमने कहा जो माध्यक वर्ग होगा इसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, और ये हमारा 6 है तो यहाँ हम 6 रख देंगे, इंटू H का मान हमने निकाला यहाँ पर 10 मिला, इन अपान में F का मान हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ हम 7 रख देंगे। तो ये बना 20। फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 10/7 हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 दहा में 30 हो गया, बटे 7 आ गया। अगर हम भाग देंगे तो 20 प्लस 7 त्रिक 21 हो गया, 21 के बाद 9 बचा, फिर 7 का भाग दे देंगे, यानी 7 चौक 28, 7 चौक 28 में यानी 4 मिलेगा, और 2 बच गया, 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचा, 0 लगाएंगे, 7 अठे 56 बन गया। अब 20 में 4 जुड़ेगा तो हमारा ये बन जाएगा 24.28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा माध्यक, क्वेश्चन नंबर 22 का अंक, और ये 4 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड में आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक और, चूंकि आपको 5 ही खंड करना है लेकिन ये हमारा 6वां खंड है, इसमें हम सभी खंड को देख लेते हैं। करा एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या आपको बताना है। यहाँ हम आ जाएंगे हल में क्या लिखेंगे, पहले हम मानेंगे कि माना नीली गेंदों की संख्या इसी को हम मान लेंगे x है। लाल का दिया है माने लाल गेंद, तो लाल गेंद का मान क्या दिया है, कह रहा है 5 लाल गेंद है तो ये 5 आ गया। अब हम निकालेंगे कुल गेंद, तो कुल गेंद माने दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, तो हमें मिला 5 प्लस x। अब बारी बारी से दोनों की प्रायिकता निकालेंगे, माने लाल की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या मिलेगी, लाल बटे कुल, लाल गेंद की संख्या ले लेंगे बटे कुल गेंद की संख्या ले लेंगे। तो लाल गेंद कितना है 5 है, तो ये मिला 5 बटे 5 प्लस x हो गया। फिर आगे आ जाएंगे नीली गेंद की प्रायिकता बराबर मिल जाएगा, नीला वाला ऊपर होगा, नीला को हमने x माना है तो x बटे कुल गेंद माने 5 प्लस x हो जाएगा, इसको हम 2 बना लेंगे। अब उसने क्या दिया है कि कह रहा है कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, नीली वाला 2 गुना है, तो नीली का मतलब ये 2 गुना है, तो बराबर तब होगा जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो आगे आएंगे क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे इसमें प्रश्नानुसार, आगे हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार कह रहा नीली 2 गुना है तो इसका मतलब हो गया नीली की प्रायिकता बराबर होगा, ये 2 गुना है तो 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, लाल की प्रायिकता जैसे मान लीजिए एक संख्या 2 हो गई दूसरी 4 हो गई, तो ये 2 गुना है तो बराबर तब होगा जब इसमें हम अगले में 2 का गुणा करेंगे। तो नीली वाला 2 गुना है तो लाल में 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीली की प्रायिकता हमें मालूम है और लाल की, तो नीली का है x बटे, यहाँ हम लिख देंगे x बटे 5 प्लस x बराबर, आगे आ जाएंगे 2 गुणे लाल की प्रायिकता है 5 बटे 5 प्लस x होगा, नीचे पूरा मान मिल रहा है तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्या मिला, इसलिए जो नीली गेंदों की संख्या है, नीली गेंदों की संख्या
ये बराबर हमें मिल जाएगी कितना 10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आपको इसके आगे के प्रश्न को हम